25 जून 1975 एक ऐसी तारीख जब भारत के लोकतंत्र पर कह सकते हैं कि एक ताला सा लग गया था। सोचिए, रातों रात फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, पॉलिटिकल विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे थम सी गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर थी। और जब हम कहते हैं पीक पर, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, 1970s की शुरुआत में इंदिरा गांधी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की जानी मानी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की महारानी तक कह दिया था। और उनके बायोग्राफर इंदर मल्होत्रा लिखते हैं कि ये कोई मजाक नहीं था, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। उस वक्त ये बिल्कुल सच लगता था। वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो एक सिंबल बन चुकी थी। उनकी इस बेमिसाल पावर का अंदाजा इन कुछ घटनाओं से लगाया जा सकता है। मार्च 1971, गरीबी हटाओ का नारा और चुनाव में एक ऐसी जबरदस्त जीत, एक ऐसा मैंडेट जो पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर सिर्फ 9 महीने बाद दिसंबर 1971 पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को एक निर्णायक जीत मिलती है। बांग्लादेश का जन्म होता है और इंदिरा गांधी की छवि एक आयरन लेडी की बन जाती है। और फिर अगले ही महीने जनवरी 1972 में उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। मतलब वो सचमुच अपने शिखर पर थी। तो फिर सवाल वही है, एक ऐसी लीडर जो इतनी पॉपुलर, इतनी पावरफुल थी, जिन्हें लोग दुर्गा का अवतार तक कह रहे थे, वो अचानक उसी डेमोक्रेसी की दुश्मन कैसे बन गई जिसने उन्हें ये सारी ताकत दी थी? आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इस क्यों का जवाब एक सीधी लाइन में नहीं है। इसे समझने के लिए हमें 3 बड़ी ताकतों को देखना होगा जो उस समय एक दूसरे से टकरा रही थी, एक तूफान की तरह। पहली धारा थी इंदिरा गांधी का सरकार और पार्टी पर बढ़ता हुआ कंट्रोल। दूसरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के साथ उनकी जबरदस्त टक्कर। और तीसरी, सड़कों पर बढ़ता हुआ लोगों का गुस्सा, जन विरोध। चलिए एक एक करके इन तीनों धाराओं को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली धारा की, यानी सत्ता का केंद्रीकरण। कैसे सारी की सारी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे सिमटकर सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथों में आ रही थी। और ये कई लेवल पर हो रहा था। देखिए, सारे बड़े फैसले अब कैबिनेट में डिस्कस नहीं होते थे, वो सीधे प्रधानमंत्री के दफ्तर यानी पीएम सेक्रेटेरिएट से लिए जाने लगे। ब्यूरोक्रेसी में यानी अफसरशाही में काबिलियत से ज्यादा वफादारी को महत्व दिया जाने लगा। इसे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहा गया। 1969 में कांग्रेस पार्टी भी टूट चुकी थी और जो नई पार्टी बनी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के वफादारों की ही चलती थी। इतना ही नहीं, राज्यों में भी चीफ मिनिस्टर वो ही बनते थे जो उनके प्रति पूरी तरह लॉयल हों। और ऊपर से बैंक नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे पॉपुलर फैसलों ने तो उन्हें जनता के बीच एक मसीहा जैसा बना दिया था। इससे उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते कंट्रोल को जमीन पर लागू कैसे किया गया? इसके लिए सरकार ने कुछ बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार तैयार किए। इनमें से एक था प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार किसी भी इंसान को सिर्फ इस शक पर कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, बिना किसी चार्ज या मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। अब समझ सकते हैं, ये एक ऐसा टूल था जिसे किसी भी तरह के विरोध को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और इसी कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए MISA जैसा कानून लाया गया, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून बिना ट्रायल के किसी को भी हिरासत में रखने की खुली छूट देता था। बस इतना ही नहीं, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो असल में युद्ध के समय के लिए थे, उन्हें भी शांति के समय में इस्तेमाल किया जाने लगा। और COFEPOC जैसा कानून जो बना तो था स्मगलिंग रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल अक्सर पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के लिए होता था। तो एक तरह से ये वो कानूनी ढांचा था जो धीरे धीरे इमरजेंसी की नींव तैयार कर रहा था। चलिए अब आते हैं दूसरी धारा पर। ये थी सरकार और अदालतों के बीच की सीधी टक्कर। ये लड़ाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, कि संविधान के ऊपर कौन है। और ये लड़ाई एक बहुत बड़े सवाल पर टिकी थी, देश में सबसे बड़ा कौन है,
पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन? सरकार का मानना था कि भाई पार्लियामेंट को जनता ने चुना है तो उसके पास संविधान में कोई भी कैसा भी बदलाव करने का असीमित अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना था नहीं, पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और डेमोक्रेसी जैसे सिद्धांत। और ये टकराव कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये सालों तक चला। 1967 गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की शक्तियों पर लगाम लगाई। जवाब में सरकार 1971 में एक नया अमेंडमेंट ले आई। फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। लेकिन इसके जवाब में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करके अपनी पसंद के जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया और इसे जुडिशरी की आज़ादी पर एक सीधा हमला माना गया। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी धारा पर। ये वो लहर थी जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि देश की सड़कों पर, कॉलेजों में और रेलवे की पटरियों पर उठ रही थी। ये थी जन विरोध की लहर। उस वक्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर रहे थे। गुजरात में छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ कि राज्य सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ गया। जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में एक देशव्यापी रेलवे हड़ताल हुई, जिसने 20 दिनों तक पूरे देश को मानो ठप कर दिया। और इस हड़ताल को सरकार ने बड़ी सख्ती से कुचला। और फिर बिहार में एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जैसा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता मिल गया। अब जेपी कोई आम नेता नहीं थे, वो एक बहुत ही सम्मानित गांधीवादी लीडर थे। और जैसे ही वो इस आंदोलन में शामिल हुए, ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा। उन्होंने इसे नाम दिया संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन। और देखते ही देखते ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नेशनल मूवमेंट बन गया, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहा था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सरकार की नज़र में ये आंदोलन देश को अस्थिर करने की एक साजिश थी, एक तरह से विद्रोह का बुलावा था। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और सिस्टम में सुधार के लिए एक डेमोक्रेटिक आवाज़ थी। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही होने का दावा कर रहे थे और टकराव होना अब लगभग तय हो चुका था। और फिर वो दिन आया जब ये तीनों धाराएं, सरकार का बढ़ता कंट्रोल, अदालत से टकराव और सड़कों पर बढ़ता विरोध, एक साथ एक ही पॉइंट पर आकर टकरा गईं। और ये टकराव हुआ एक अदालत के फैसले के रूप में, एक ऐसा फैसला जो सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। तारीख थी 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी पाया। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजनारायण ने एक केस फाइल किया था और उसी केस में उन्हें चुनावी धांधली का दोषी करार दिया गया। तो इस फैसले का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि 1971 का इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द। उन्हें सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया। उनकी लोकसभा सीट खाली। और इतना ही नहीं, उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। मतलब कानूनी तौर पर वो अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। इस फैसले के बाद अगले कुछ दिनों में जो हुआ, उसने भारत के लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है डेमोक्रेसी के आखिरी 48 घंटों की। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से एक कंडीशनल स्टे ऑर्डर आता है। मतलब इंदिरा गांधी पीएम तो बनी रह सकती थीं, लेकिन पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकती थीं। इस आधे अधूरे फैसले ने विपक्ष को और भड़का दिया। अगले ही दिन 25 जून की शाम जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली की और वहां से उन्होंने सेना और पुलिस से सरकार के अनैतिक आदेश न मानने की अपील कर दी। सरकार के लिए ये शायद आखिरी ट्रिगर था। उसी रात इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलती हैं और देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश करती हैं। और आधी रात होते होते खेल शुरू हो जाता है। दिल्ली के बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी जाती है और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट तक से कोई सलाह नहीं ली थी। ज्यादातर मंत्रियों को तो अगली सुबह पता चला कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है और उनके खुद के अधिकार भी अब नहीं रहे। और बस इसी तरह 25 जून 1975 की रात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था। और यहीं हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं कि अपनी सरकार बचाने और लोकतंत्र को बचाने के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है। एक लीडर कब उस लाइन को पार कर जाता है। 1975 का ये अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कितनी नाजुक हो सकती है, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।